नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे रोजगार की, एक अदद नौकरी की, उसकी दरकार की, युवाओं के रेले की, युवा शक्ति की, देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड की। अब बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, सरकार भी यह बात मानती है, इशारों इशारों में ही सही मानती है। इसलिए अब सरकार रोजगार मेले लगा रही है, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अगले 18 महीने में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, और उसी कड़ी में 2 दिन पहले 28 अगस्त को 51,000 लोगों को, युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 10 महीने में यह 8वां ऐसा रोजगार मेला था। 22 अक्टूबर पिछले साल से यह सिलसिला शुरू हुआ। 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला, फिर नवंबर में 71,000, जनवरी में 71,000, 13 अप्रैल को 71,000, फिर मई में 71,000, 13 जून को 70,000, 22 जुलाई को 70,000 और अगस्त में 51,000। कुल मिलाकर पिछले 10 महीने में इन 8 रोजगार मेलों के जरिए 5.5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। और प्रधानमंत्री ने ताल भी ठोकी। प्रधानमंत्री ने कहा युवा शक्ति इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडियाज जर्नी, और अगले 25 साल देश के निर्माण में युवाओं की बहुत जरूरत है। और सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, युवाओं की तो जरूरत है ही, क्योंकि 18 से 29 साल का जो आयु वर्ग है, देश की 22% आबादी है वो, यानी कि 30 करोड़ युवा। तो इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री भी ये बात मान रहे हैं। लेकिन ये जो 5.5 लाख नौकरियां दी गई हैं, दरअसल ये तो रिक्त पड़े पद थे। जी हां, सरकार भी इस बात को मानती है। केंद्र सरकार में कुल मिलाकर 40 लाख नौकरियां हैं, और 16 मार्च और 2 फरवरी अलग अलग जो सवाल पूछे गए, राज्यसभा में सवाल पूछा गया सरकारी नौकरी की स्थिति क्या है, कितने पद खाली हैं, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जवाब क्या था? 78 विभाग में 9,79,327 पद खाली हैं। 9,79,327 पद तो खाली थे। तो ये 5.5 लाख जो नियुक्ति पत्र दिए भी गए हैं, ये तो खाली जो पद थे उनका भरान माप थे, उनको भरा जा रहा है। क्या नए रोजगार सृजित हो रहे हैं? एक और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे वो जोश में ये भी बोल गए कि अरे 11 लाख नौकरी दे दी है हमने पिछले 10 महीने में। वो 5.5 लाख है, पर वादा क्या था? हर साल 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराने का। तो 9.5 साल में 19 करोड़ रोजगार होते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? 9 सालों में से 8 साल, 9.5 सालों में से 8 साल अगर मैं निकालूं, यानी कि 2014 से 2022, तो कुल मिलाकर सरकारी नौकरियों के लिए 22 करोड़ 5,99,238 लोगों ने आवेदन भरा। आंकड़ा फिर से गौर कीजिएगा, 22 करोड़ 5,99,238 एप्लीकेंट्स। नौकरी कितनों की लगी? 7,22,311, 0.33%। 100 लोगों ने जिन्होंने आवेदन भरा, एक को भी नौकरी नहीं मिली, 1/3 को ही मिली, 0.33%। यह एक कड़वी हकीकत है। और दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री हैं, उनका एक मानना है, अर्थशास्त्र का एक प्रिंसिपल है कि अगर आपकी विकास दर तेजी से आगे बढ़ रही है तो बेरोजगारी दर घटनी चाहिए। पर हमारे यहां विपरीत हो रहा है। विकास दर, कल आंकड़े आ जाएंगे पहली तिमाही के,
अनुमान यह है 8 साढ़े 8% के बीच होगी हमारी विकास दर। दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ने वाली हमारी अर्थव्यवस्था है और इस बात का हमें गर्व भी है। तो बेरोजगारी दर तो कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन बेरोजगारी दर अप्रैल से और मैं अगस्त तक का जो आंकड़ा है वो 8% से ऊपर या 8% के आसपास ही झूल रही है, यानी कि बेरोजगारी दर कम होने का नाम नहीं ले रही। तो इस विकास दर के मायने क्या रह जाते हैं अगर रोजगार सृजित नहीं हो पा रहे हैं। अब विपक्ष तंज कस रहा है, और वो किस तरह के तंज कस रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा कर ईएमआई के रूप में प्रधानमंत्री कुछ हजार भर्ती पत्र बांट रहे हैं, यानी कि नौकरी भी किस्तों में लग रही है। 51,000 की किस्त, 71,000 की किस्त, 70,000 की किस्त, इससे काम चलेगा क्या। जयराम रमेश तो कह रहे हैं प्रमोशन के मामलों में भी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, पर यहां पर सबसे अहम सवाल उठाया है नीरज कुमार ने। जेडीयू के नीरज कुमार कहते हैं कि किस विभाग की नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं, इसकी परीक्षा आपने कब ली। अब यह सवाल भी पूछा गया था संसद में, रोजगार मेले में कितने युवाओं को नियुक्ति पत्र, विज्ञापन कब निकाला, प्रक्रिया क्या, फेज वाइज बताएं। तो जवाब दिया था सरकार ने, जितेंद्र सिंह ने ही, केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया। 16 मार्च 2023 की बात कर रहा हूं, बजट सत्र की। एजेंसी विभाग के पास पूरा ब्यौरा है, विभागवार ब्यौरा नहीं है, और 59 विभागों के नाम लिखती है। तो अगर नौकरी देने में, प्रक्रिया बताने में, विज्ञापन कब निकला, पेपर कब दिया गया, इसी बारे में पारदर्शिता नहीं है, तो रोजगार मेलों का मतलब क्या। और रोजगार मेले ऐसा नहीं है केंद्र सरकार ही निकाल रही है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, बिहार पर मैंने एक कार्यक्रम किया था। 1,70,641 नियुक्तियों के लिए परीक्षा हुई, शिक्षक भर्ती थी ये प्रक्रिया। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन भर दिया, इम्तिहान देने आ गए। कोई फुटपाथ पर पड़ा है, कोई रेलवे स्टेशन पर ही रात बिताने को मजबूर था, कोई बस स्टेशन पर था। 500 रुपए का कमरा 2,500 रुपए में मिल रहा था। रिक्शे का भाड़ा 10-20 रुपए वाला 60 से 80 रुपए हो गया। बायोमेट्रिक्स काम नहीं कर रहे थे, पंखे चल नहीं रहे थे। सेंटर आपके गृह क्षेत्र से बहुत दूर दूर दे दिए गए, बाहर राज्यों से भी लोग आ गए। तो ये नजारा भी हमने देखा। नौकरी देना क्या सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, या राज्यों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और जब तक यह जिम्मेदारी हम साझा तौर पर निभाते और करते नहीं दिखाई देंगे, तो उस डेमोग्राफिक डिविडेंड के क्या मायने। दुनिया में 18 से 29 साल का जो ये युवा वर्ग है, दुनिया के हर युवा में से 5वां युवा भारतीय है। रोजगार के आंकड़े जारी नहीं किए जाते। रोजगार के नाम पर मुद्रा बता दिया जाता है कि मुद्रा लोन कितने लोगों को दिया गया, उसमें भी शिशु लोन का पुट 95% होता है, यानी कि 50,000 से कम जिसे मिला है। स्वनिधि योजना का जिक्र कर दिया जाता है। टूरिज्म सेक्टर में जी बहुत बढ़ रहे हैं। कुछ साल पहले बताया गया जी ट्रकों की बिक्री इतनी है, ऑटो इतने बिक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ड्राइवर की तादाद और क्लीनर और हेल्पर, ये आंकड़े, ये व्हाट अबाउटरी क्यों होती है रोजगार को लेकर। सही सही आंकड़े हमारे सामने पेश क्यों नहीं किए जाते। और जब आंकड़ों की बात आती है, महंगाई दर हो, अरे बाहर देखिए कितनी महंगाई है, पेट्रोल डीजल के लिए रो रहे हो। यूरोप में, अमेरिका में देखिए वहां पर कितना है दाम, गैस के दाम कितने हैं। खैर गैस के तो हमारे दुनिया में सबसे ऊंचे दाम थे, अब 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। लेकिन बेरोजगारी की दर विकसित मुल्कों में अगर हम देखें,
तो यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में 3.8%, चीन में 4.1%, जापान में 2.3%, जर्मनी में 3.3%, और यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में 4.2%। और इनकी आबादी हमारे लेश मात्र भी नहीं है। तो पूरे बेरोजगारों का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो इनका तो नाम मात्र है। हमारा 8% बेरोजगारी दर है, और हमारा पैमाना भी है, एक हफ्ते में 1 घंटे काम कर लो तो यह समझा जाता है, यह माना जाता है कि आप बेरोजगार नहीं हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट के, क्योंकि दरअसल इस समस्या का निदान ढूंढ लेंगे तो हम विश्व गुरु बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। चुनाव आया, नौकरी लाया, 8 साल कुछ नहीं और यकायक नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। 2024 का चुनाव आ गया क्या? और रोजगार मेला खत्म करेगा बेरोजगारी का रेला। जी हां, बेरोजगारी का रेला बन चुका है देश में। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, आरएलजेडी एनडीए का हिस्सा है, उनके महासचिव और मुख्य प्रवक्ता, कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी दखल रहा है इनका, माधव आनंद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका, और जाने माने अर्थशास्त्री, और इन्होंने बेरोजगारी की समस्या पर गहन अध्ययन किया है। इनकी बहुत सारी स्टडीज भी अवेलेबल हैं। संतोष मेहरोत्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो महेश, चुनाव आया, नौकरी लाया, बेरोजगारी, ये रोजगार के मेले लगने लग गए, नियुक्ति पत्र बांटे जाने लगे। संदीप भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इस पर भी आपत्ति है और ये भी आपत्तिजनक है तो फिर इस देश में है क्या? आप मुझे ये बता दीजिए कि आज की डेट में रोजगार का मतलब यहाँ किस तरह से निकाला जाता है और किस तरह से जनता के सामने उसकी जगलरी की जाती है और किस तरह से बाजारू तरीके से मुद्दे रखे जाते हैं। कौन करता नहीं आता है जगलरी? कौन करता है देश के प्रति, रोजगार के प्रति, बेरोजगार के प्रति? सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं क्या आप? सरकार कर रही है क्या जगलरी आपके माध्यम से? नहीं, मैं सरकार के नहीं, सरकार तो अपना काम जो कर रही है, मैं तो वो बात कहूंगा जो कि आप अक्सर जो है, मैं उस चीज को अगर कहना शुरू करूं तो आप कहेंगे कि नहीं भाई, आप मनमोहन सिंह से कंपेयर करने लगे, अब आप चौवन से कंपेयर करने लगे। हम चौवन से और मनमोहन सिंह से और कांग्रेस से अपने आप को कहीं कंपेयर नहीं करेंगे। हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप से करेंगे, हम विश्व से करेंगे। जिन देशों का आपने नाम गिनाया, उन देशों का आपने ये नहीं बताया कि उनकी जीडीपी क्या है, वो किस तरह के देश हैं। हमारे जैसे देश जो है, जहां 25 करोड़ से ऊपर की आबादी है, वहां बेरोजगार कर आप डाटा लेके दिखाइए, फिर समझ में आएगा कि भारत की स्थिति परिस्थिति। ये तो आपकी पार्टी करती है ना। महंगाई की पेट्रोल और डीजल के दाम कितने हैं, गैस के कितने दाम हैं, तो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका से कंपैरिजन करते हैं, तब तो आपको ये कंपैरिजन एप्पल्स और ऑरेंजेस वाली नहीं लगती। अब की जी बेरोजगारी की तुलना उनके साथ ना करो। हमने चित भी मेरी, पट भी मेरी। आप पता नहीं किनकी बात में कर रहे हो, मैं तो अपनी बात करूंगा। हाँ भाई देखो संदीप जी, मैं ना चित कर रहा हूं ना पट कर रहा हूं, मैं तो वो कह रहा हूं जिसके ऊपर आप सवाल तुरंत दागते। अरे भाई, आप तो नेहरू के जमाने में चले गए, अरे भाई अब आप मनमोहन सिंह के जमाने में चले गए। हम उस जमाने में नहीं जा रहे हैं, नहीं, वर्तमान में ही रहते हैं ना। मुझे ये बताइए, आपने कहा, एक मिनट महेश भाई, एक मिनट, आपने कहा कि अब इसमें आपत्ति क्या? भाई नौकरियां लग रही हैं, ये नौकरी लग रही हैं, खाली पद भरे जा रहे हैं। 9,79,000 पद तो खाली पड़े थे, अब उन्हें भरने पर आ गए। वरना 2014 से 2022 के बीच जहां 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, नौकरी देने का वादा था, 7,22,000 नौकरियां दी गई 8 साल में। हकीकत क्या ये नहीं है? अब आप 10 महीनों में 5.5 लाख नौकरी दे देते हैं। हमने अपनी जरूरत पूरी की। नहीं, अब वो पता नहीं, आप जो
जिन चीजों को आप कहना चाह रहे हैं ये अच्छा होता है। कई बार संदीप भाई, मैं आपके प्रोग्राम और मुद्दे को जब आप लेकर आते हैं तो कई बार बीजेपी के लोगों को लगता है कि यार संदीप जी जो है पता नहीं ये किस तरह के मुद्दे, लेकिन मुझे खुशी होती है कि आपके इन मुद्दों के बहाने कम से कम विपक्ष जो लोगों के आंखों में धूल झोंक रहा है या सत्ता में जो आने की अफलाहट है और जो दुष्प्रचार है, कम से कम उसके ऊपर कहीं रोकथाम लगे और हम लोग भी अपनी बात को कह सके। सवाल है कि जिस देश में 80 जो है स्टार्टअप थे, आज 8,000 चल रहे हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा कि उससे रोजगार मिल रहा 8,000 में से बंद होने, सवाल यह है कि हो गए? 32 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कहीं धरातल पे उतरा है, उससे रोजगार नहीं मिल रहा होगा। आपको रोजगार का स्ट्रक्चर जो है आप उसको दिखाइए ना, कि आपका 42% रोजगार जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर से कितना आता है, 21% आता है, बाकी सर्विस सेक्टर से कितना आता है, 12 से 13% आता है। आपको जो चीज 42% रोजगार कृषि से आता है। कृषि में विशुद्ध किसानी से एक किसान प्रतिदिन, एनएसएसओ का आंकड़ा है, प्रतिदिन 27 रुपए कमाता है। 42% रोजगार करने वाले 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं, उसे रोजगार कहेंगे? सरकार का आंकड़ा है सर। आप ये जो है ना, मैं ये कह रहा हूं कि आज जो सरकार कर रही है वो एक समझने की बात है कि आज हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है संदीप भाई? 142वें नंबर पर है आप अपने दर्शकों को जरा एक बार हाँ 142वें नंबर पर है। 2014 में क्या थी? अरे 2000 आज दुगुनी हुई है या नहीं हुई है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आय हमारी दुगुनी हुई है या नहीं हुई है? उसमें किसान है या नहीं है? महेश भाई, ये देश है या नहीं है? महेश भाई, इसको आप क्या कहेंगे? आप बहुत पढ़े लिखे, जगलरी नहीं कहेंगे तो एक मिनट, आप कर रहे हैं जगलरी। मैं थोड़ा सा, अगर मैं गलत कहूं, गलत कह रहा हूं तो बताइएगा और रोकिएगा, टोकिएगा। आप एक मिनट सुनिए ना, सुनिए ना, आप तो पत्रकार भी रहे हैं। एक मिनट सुनिए ना प्लीज, सुनिए ना, आप तो पत्रकार भी रहे हैं, आंकड़ों का खेल आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जी दोगुनी हो गई 9 सालों में प्रति व्यक्ति आय। जितनी हमारी महंगाई है ना, सिर्फ महंगाई, उसको नॉमिनल जीडीपी में वही जुड़ जाता है। वो महंगाई को ही अकाउंट फॉर करोगे तो दुगनी तो वैसे ही हो जानी चाहिए। इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है। संदीप भाई, गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। नहीं, आप मुंह मत खुलवाओ मेरा। 16 साल खोलिए ना। नहीं, आप 16 साल हम कटोरा लेके भीख मांगते रहे। ये संदीप मेहरोत्रा जी से, ये संतोष मेहरोत्रा पुराने जानकार है, पूछ लेना। 16 साल वो जो है ना, कटोरा लेके हम भीख मांगते रहे, अनाज दो तो हम खाएंगे। 12 साल इंदिरा जी ने ये काम किया। आज की डेट में कमोवेश उस स्थिति में देश नहीं है। आज देश के 80,000 अभी कर्ज कितना है देश पर? खाना भी मिल रहा है, अभी कर्ज कितना है देश पर? घरों में पानी मिल रहा है। महेश भाई, उज्ज्वला जो आप कह रहे हैं कि उज्ज्वला, अरे सुनिए ना, उससे नौकरी मिल रही है क्या? सवाल नौकरी का है। 1 लाख करोड़ की सोशल सिक्योरिटी किसी देश में नौकरी मिल रही है क्या? या नौकरी की एवज में आपने 5 किलो अनाज दे दिया, दे रहे हैं, शौचालय बना दिया, दे रहे हैं। ये सारे काम वो युवा खुद कर लेगा अगर उसके पास नौकरी होगी। सवाल ये है मेरा। सेंट्रल गवर्नमेंट, संदीप भाई, आपको मालूम है ये बात कि सुप्रीम कोर्ट में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में सारी सरकारी नौकरियों को कॉन्ट्रेक्चुअल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर जो है गया और सरकार जो है लेकर उसको अपने पास जो है लेके बैठी रही। आखिर कारण क्या है? और वो जो बैकलॉग था वो मोदी सरकार ने अगर 8 साल 9 साल में कहीं पूरा करने जा रही है। कितना बैकलॉग पूरा किया? 7,22,000 नौकरी दी। परीक्षा कैसे हुआ? 7,22,000 नौकरी दी और उसके बाद भी 9,79,000 पद खाली पड़े रहे। साहब 9,79,000 पद जो खाली पड़े रहे, वो भी ये कहिए कि हमारे कहीं प्रयास रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले। आप वही जानकारी अगर कहीं आप दर्शकों से शेयर करते तो समझ में आता कि मोदी सरकार कर रही है। और जो काम पिछली सरकारों ने नौकरी के नाम पर, कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी का कंसेप्ट कौन लाया इस देश में? आप मुझे बताइए। नहीं, ये 10 महीने में 5.5 लाख नौकरी दी जा सकती है, तो 8 साल में 7,22,000 नौकरी ही क्यों दे पाए? अब ये चुनाव आ गया तो रोजगार को लेकर आप सक्रिय हो गए।
नहीं, आपका ये कहना, आप चुनाव को लेकर अभी से अगर हम ढोल पीटेंगे कि हम चुनाव की वजह से ये सब कर रहे हैं, हम इस देश की वजह से कर रहे हैं, देश की वजह हमारी से ये कर रहे ड्यूटी हैं। है। अगर हम नहीं करेंगे तो जनता जैसे उखाड़ फेंकी थी कांग्रेस को, इसी अपने जो इनके ना काम करने की वजह से, इनकी काहिलापनी की वजह से, इनकी इसीलिए सक्रियता भी आ रही है। पर प्रधानमंत्री, ठीक है, आलोक शर्मा आप स्क्रीन पर, आलोक शर्मा प्रधानमंत्री कह रहे हैं युवा शक्ति इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडियाज जर्नी, और अगर ये नौकरियां आप दी जा रही हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं ये तो ईएमआई की किस्त नुमा नियुक्ति पत्र जारी हो रहे हैं। भाई 10 महीने में 5.5 लाख लोगों को नियुक्त किया है, इस सच्चाई को क्या आप नकार सकते हैं? बिल्कुल नकार सकते हैं संदीप भाई। 5.5 लाख लोगों को कौन कौन से विभाग में नौकरियां दी गई हैं उसकी एक लिस्ट जारी होनी चाहिए, श्वेत पत्र आना चाहिए। जो सवाल मूल है उनका एडवर्टीजमेंट कब हुआ, फॉर्म कब निकला, अप्लाई कब किया, एग्ज़ाम कब हुआ, कौन से डिपार्टमेंट में हुआ और किस पोस्ट पर हुआ। एक सवाल का जवाब नहीं है बीजेपी के पास, इसलिए हम इसको नकारते हैं। क्या आप झूठ बोल रहे हैं कि 5.5 लाख लोगों को नौकरियां दी आपने? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, फिर उसके बाद 10 लाख रोजगार की बात पिछले साल 8 जून को की, और उसके बाद 5.5 लाख का आप ढोल पीट रहे हैं। इसलिए आपको झूठ लगता है पूरे देश को कि आप झूठ बोलने के आदी हो गए। अभी 3-4 चीज़ें आई यहाँ पर कि अनाज अनाज हम कटोरा लेकर, ये बीजेपी वालों को 2014 से पहले कटोरा ही दिखाई देता था। मुझे लगता है ये लोग भी केले के पत्ते बांधकर घूमते थे, सब हा हा ही हु हा ला ला करते हुए घूमते थे। 2014 से पहले ये लोग खाना नहीं खाते थे। 2014 में सूखा पड़ा था, बारिश कम हुई थी। रामविलास पासवान जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमारे पास खाद्यान्न के 3 साल के भंडार भरे हुए हैं, देश को चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मैं अपने बीजेपी के साथी को बता देना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार गई तो 3 साल के खाद्यान्न के भंडार भर के दे के गए थे हम। दूसरी चीज उन्होंने कही कि कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी किसने शुरू की? सबसे ज्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी का प्रचलन गुजरात में हुआ, और पुलिस विभाग तक में कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी मोदी जी ने शुरू की। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 95% लोग कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, और तमाम सरकारी विभागों में आप जाकर देख लीजिए, जिन जिन विभागों से मेरा पाला पड़ता है मैक्सिमम में कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां हैं। यही कारण है कि 10 लाख सैंक्शन पोस्ट आज भी खाली पड़ी हैं। राजस्थान में कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, अब कर्नाटक में भी आपका राज है, और आप बेरोजगारी की समस्या पर 1 मिनट सुनिए ना। जब इतने चिंतित हैं और सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, आपने राजस्थान में कितनी नौकरियां दी, छत्तीसगढ़ में कितनी नौकरियां दी, आप श्वेत पत्र जारी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कब करेंगे? राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी, दोनों में श्वेत पत्र जारी होगा। कब मैं समझता हूं कि अगर आप तमाम आंकड़े उठा लेंगे तो वो अपने आप में एक श्वेत पत्र है। बेरोजगारी की दर राजस्थान में राज्यों की बात करें तो दूसरे नंबर पर है बेरोजगारी के मामले में, राजस्थान हरियाणा के बाद। मैं उसी पर संदीप भाई मैं उसी पर आ रहा हूं। हरियाणा में 2014 में हमारी सरकार गई थी, बेरोजगारी दर थी 4.6%। आज बेरोजगारी दर से 26.8, इंडिया की हाईएस्ट। 9.5 साल से इनका शासन है। जिस समय पर राजस्थान की सरकार हमने 5 साल पहले ली, बेरोजगारी दर थी 38.1, 38.10, और आज बेरोजगारी दर से हम 26.6, 12% के करीब बेरोजगारी दर राजस्थान में हमने कम की है। कितनी नौकरियां दी? सवाल देखिए, ये वही वटअबाउटरी होती है। आलोक भाई 1 मिनट नहीं, अब सुनिएगा प्लीज मेरी बात। देखिए आप कि बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, 1,500 रुपए दे देंगे, 3,000 रुपए दे देंगे, कोई ग्रेजुएट है तो, मतलब भीख बांट रहे हैं। युवा भीख नहीं चाह रहा है, वो असल एक नौकरी चाह रहा है। वो रोड मैप किसी के पास है या कोरी राजनीति हो रही है? देखिए, रोड मैप बनाता है केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार जीएसटी कलेक्शन करता है। नोटबंदी राज्यों ने नहीं की थी, नोटबंदी केंद्र सरकार ने की थी। जीएसटी का गलत इंप्लीमेंटेशन राज्यों ने नहीं किया था, जिसकी वजह से तमाम जो विकास का पहिया था वो रुका। लॉकडाउन गलत तरीके से राज्यों ने नहीं लगाया था। 3 कृषि कानून जो काले आए थे वो राज्य नहीं लेकर आए थे। कुकर्म अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर
केंद्र की सरकार करे। मैं कहता हूं ठीक रहा, उसको राज्य सरकार के ऊपर फोड़ना कहां तक ठीक है। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए आपको। हरियाणा 4.6% था और 16वें नंबर पे था बेरोजगारी दर में, आज 1 नंबर पर है 26.8%। राजस्थान की बात आपने की, राजस्थान एक बीमारू राज्य था, हरियाणा एक डेवलप्ड स्टेट में था। हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु ये डेवलप्ड स्टेट्स में आते थे। 38% राजस्थान में बेरोजगारी दर थी, वो घटाकर हमने 26.6 की। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये तेरा मेरा होकर देश की ये युवा शक्ति क्या सही तरीके से एम्प्लॉय हो पाएगी, इस पर भी किसी की नजर है क्या? माधव आनंद, सवाल यहां पर यह है, ये तेरा मेरा करके मेरे राज्य में ऐसा, तुम्हारे राज्य में ऐसा, केंद्र में ऐसा, और बेरोजगारी का ये रेला बढ़ता जा रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? संदीप जी देखिए, मैं निष्पक्ष रूप से आपके बात का जवाब देना चाहता हूं कि बेरोजगारी एक वैश्विक समस्या है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। जब हम लोग रोजगार की बात करते हैं तो हम लोग सीधा सरकारी जो सरकार की जो योजनाएं हैं या सरकारी क्षेत्र में जो जॉब है, चाहे वो प्रदेश के लेवल पे हो या राष्ट्रीय लेवल पे हो, हम लोग उसकी बात करते हैं कि मंत्रालय में कितनी नौकरियां निकली, पीएसयूज में कितनी नौकरियां निकली, डिफेंस सेक्टर में कितनी नौकरियां निकली। इन सारे बातों का हम लोग आकलन करते हैं और वहां जिसकी जैसे अपॉइंटमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो रोजगार सृजन पे काम हुआ। लेकिन कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की पूर्व की सरकार, देखिए मैं यहाँ राजनीति नहीं करना चाह रहा हूँ, कोई भी सरकार, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार जी पहले रही हो या अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, देखिए रोजगार सृजन पे हर सरकार कोशिश जरूर करती है कि जितने मैक्सिमम हो रोजगार सृजन पे जैसे काम हो और रोजगार का क्रिएशन। चुनाव आ जाता है तो नौकरी मिल जाती है। मेरा सवाल ये, 1 मिनट माधव, नहीं, कोशिश हो रही है। अब चुनाव नजदीक आया तो 10 महीने में 8 रोजगार मेले लग गए, 5.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल गया और 8 साल में 7,22,000 ही नौकरियां सृजित हो पाई। ये सब चुनावी खेल है क्या? संदीप जी, मैं आपके बात से थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूं। अगर आप हर चीज को चुनाव को ध्यान में रखकर कहेंगे तो मुझे लगता है यह भी उचित नहीं है। अगर 200 रुपया अगर आप एलपीजी पे कम हुआ है तो उसको भी अगर आप चुनाव से जोड़ दीजिए। क्यों नहीं जोड़ूंगा? के टाइम में अगर उस समय आवश्यकता थी कि गरीब लोगों को अनाज पहुंचाया जाए, अगर वहां अगर निर्णय लिया तो उसको भी अगर आप चुनाव से जोड़ देंगे, उस समय कौन से चुनाव होने थे? तो मुझे लगता है हर चीज को चुनाव के चाशनी में तौलना और चुनावी चश्मे से देखना, मुझे लगता है यह उचित नहीं है। सरकार को पहले भी एफर्ट डाल रही थी, अभी भी एफर्ट डाल रही है और मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो रोजगार सृजन पे जितना काम होना चाहिए था, संभवतः जैसे जितनी बड़ी हमारी आबादी है, 140 करोड़ की आबादी, उस स्तर पे नहीं हुआ है। सरकार की कई सारी योजनाएं चलाती है। देखिए मुझे याद है कि मोदी जी के सरकार में लगभग 41 योजनाएं चल रही हैं जो रोजगार सृजन पे काम कर रही है। 41 योजनाएं, आप भी जानते हैं, कई नाम तो आपने खुद बताया है। 41 योजना चल रहा है, लेकिन उसमें कई सारे हैं कि डिफरेंट लोन दिए जाते हैं, स्टार्टअप्स के कंसेप्ट हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना तो है, गोल क्यों घूम रहे हैं? नहीं, देखिए माधव, मैं आपकी बात से अग्री करता हूं कि सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकारें भी जोड़ ले, सरकारों का अकेला काम नहीं है कि नौकरी सृजित की जाए, नौकरी दी जाए। तो वहां का व्हाइट पेपर वो तो राजनीतिक आरोप हो जाएंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी कितनी नौकरियां इजाद कर रहा है, नौकरियां मिल रही हैं कितने लोगों को, उस पे भी उनको हर साल अपना डेटा देना चाहिए। डेटा मिल क्यों नहीं पाता है हमें? अमेरिका में हर दूसरे दिन आपको अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जारी होता है ना, रियल टाइम डेटा मिल जाता है ना रोजगार का। हमारे देश में क्यों नहीं मिल सकता? जब हर आदमी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका डिजिटल प्रोफाइल जरूरी हो गया है, तो यह क्यों नहीं पता कर सकते कि कितने लोग बेरोजगार हैं देश में? देखिए जहां तक आप प्राइवेट सेक्टर की बात की, तो प्राइवेट सेक्टर अगर सरकार चाह ले, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, अगर चाह ले कि प्राइवेट सेक्टर हर कंपनी कितनी जॉब सृजन किया है 1 साल में या कितना एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो वो आंकड़ा आ सकता है। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के नॉर्म से बंधे रहते हैं। क्यों नहीं आता? वो सरकार को देखने की आवश्यकता है कि सरकार क्यों नहीं आता, इसका जवाब यही तो पेच है। देखिए यहां आरोप प्रत्यारोप में मेरी दिलचस्पी नहीं है कि विपक्ष सही कह रहा है कि सत्ता पक्ष सही कह रहा है। सवाल यह है कि ये बेरोजगारी की समस्या, 1 मिनट सुनिए ना मनोज सिंह काका, क्या हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है भी या नहीं?
सवाल वहां अटकता है ना। जी बिल्कुल सवाल होना चाहिए, और आपको साधुवाद और आपके संस्थान को साधुवाद कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो राष्ट्रीय समस्या है, और इसका एक राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के तहत इसका हल निकलना चाहिए। क्योंकि जब लोगों के घरों में पैसा नहीं आएगा तो वो संपन्न कैसे होंगे, और हमारा जो जीवन है वो कैसे सुखमय होगा, लोगों के घरों में दवाइयां कैसे आएंगी, उनका शैक्षणिक और सामाजिक स्तर कैसे उठेगा। लेकिन अब जब सरकार के पोषण पर जीने वाले लोग कभी भी सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते। एक वो शेर है कि राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है। आपने ठीक सवाल किया कि जो सरकार के मुखिया इस संकल्प के आधार पर इस देश में सत्ताधीश बने कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति साल देंगे, जब उनसे इस देश के सदन में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विगत 8 सालों में वो सिर्फ 7,21,000 रोजगार दे पाए हैं। और ये बात कर रहे हैं प्राइवेटीकरण का। आपने तो नौकरियों का ही नहीं बल्कि देश के सरकारी संस्थानों का भी प्राइवेटीकरण तो करा। राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? विपक्षी खेमा भी कोई दूध का धुला थोड़ा है। मनोज सिंह काका, नीतीश कुमार कहते हैं जी 20 लाख नौकरी देंगे, पहले कहते थे कि पेड़ पे लगती हैं। 10 लाख नौकरियों का तेजस्वी यादव कहते हैं, अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ कह रहे हैं, भगवंत मान कुछ कह रहे हैं। मिलती कितनों को है? नहीं, ठीक बात है आपकी। आपने नीतीश कुमार जी का उदाहरण दिया। बिहार के लोग साधुवाद, बिहार की सरकार तो साधुवाद का पात्र है। उसने बीपीएससी के थ्रू 1,50,000 नौकरी दी, और अभी उप मुख्यमंत्री ने ऐलान करा कि अभी उप मुख्यमंत्री ने ऐलान करा कि 50,000 और नौकरी देंगे। और अभी वो वीडियो आया हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के, कितने दुर्भाग्यशाली हो गए हम लोग कि 6 साल में योगी आदित्यनाथ ने की सरकार ने ऐसा किया कि हमारे नौजवानों ने जाके बिहार में कहा कि वहां तो सांड की बात होती, वहां तो मंदिर मस्जिद की बात होती, हिंदू मुसलमान की बात होती, रोजगार सृजन पर कोई काम ही नहीं हुआ। जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा कि 4.5 लाख नौकरियां दिए, एक व्यक्ति को यूपीएससी के थ्रू, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू बताया गया कि लेखपाल बना है। और आपके जैसे जब जनवादी पत्रकारों ने रेकी करा उसका, तो उसने कहा कि नहीं मैं कोई लेखपाल नहीं बना हूं, और नेपाल भागता हुआ नजर आ। तो सिर्फ विज्ञापनों में वो जो अदम गोंडवी की शेर है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा किताबी है। ये सरकार के पोषण पर जीने वाले प्रपंची प्रवक्ताओं को मैं बताना चाहता हूं, मैं तो ग्रामीण भारत से जुड़ के आपसे बात कर पा रहा हूं। कहीं कुछ है क्या? गांव में इतनी गरीबी फैली है हर घरों में, चाहे वो किसी भी जात धर्म के लोग हैं। विगत 9 सालों में किसी भी घर के नौजवान को नौकरी नहीं मिली। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग नौकरी पा जाते थे आर्मी में, उसको भी अग्निवीर बना दिया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। तो जब इसके देश के सरकार और इसके मुखिया ये संकल्प ही ले लें कि देश को बंटाधार करना है, इसको बेचना है, सिर्फ 2 ही लोगों को समृद्ध बनाना है, बाकी देश के हाथ में कटोरा थमाना है, तो उसका क्या विकल्प हो सकता है? तो ये सब अपने चश्मे से, एक मिनट, सब अपने चश्मे से इस समस्या को देख रहे हैं प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा। पर मेरा सवाल बड़ा सीधा है, हम इस बात को तो नकार नहीं सकते। मैं 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की अभी बात नहीं कर रहा हूं। हम सबसे तेजी से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था है। कल आंकड़ा भी आएगा, 8-8.5% के बीच होगा। सामान्य अर्थशास्त्र ये कहता है कि विकास दर तेजी से बढ़ रही हो तो आपकी बेरोजगारी दर तेजी से घटनी चाहिए, पर ये दोनों तो कदम ताल कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमें देखना ये चाहिए कि जो विकास दर है उसमें कुछ निरंतरता है क्या। हम आज अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी हो गए तो हम पिछले 9 साल में ऐसे नहीं थे। पॉइंट ये है, देखिए 2004 से 14 के बीच में जो हमारी विकास दर थी, यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट थी, वो 8% थी। वो पिछले 9 साल में घट करके 5.7% क्यों हो गई? तो पहली दिक्कत वो है। उसके अलावा दूसरी दिक्कत ये है कि क्योंकि हमारे जो एमएसएमईज हैं, जो सूक्ष्म और मध्यम इकाइयां हैं, उन पे आघात हुआ है इस सरकार में 2016 में नोटबंदी से, उसके बाद जीएसटी बेतरतीब लागू होने से, और बेतरतीब फिर नेशनल लॉकडाउन करने की वजह से। तो जो रोज एक तो ग्रोथ रेट कम हो गई, उसके ऊपर से जो ग्रोथ रेट है भी उसमें सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को जो में नौकरी थोड़ी बहुत बढ़ रही है,
असंगठित क्षेत्र में नहीं बढ़ रही है। दिक्कत यह है असंगठित क्षेत्र अधिकतर एमएसएमई से और भरा हुआ। 94% हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। और इसमें इसलिए बहुत जरूरी है तुलना करना कि जब हम 8% की रफ्तार पे ग्रो कर रहे थे तब हम 75 लाख गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा कर रहे थे 2004 और 12 के बीच में, और 13 और 19 के बीच में वो 75 लाख सालाना के बजाय 29 लाख हो गया। और इसी वजह से बेरोजगारी दर बढ़ी। तो बेरोजगारी दर के बारे में भी कुछ आंकड़े आपको बता देता हूं। इसमें कोई जगलरी नहीं है, भारत सरकार के आंकड़े हैं। इसमें आप पाइएगा ये कि जो स्नातकों की बेरोजगारी दर थी 2012 में वो 20% थी, वो बढ़ करके 19 में, मान ध्यान रहे कोविड से पहले की बात कर रहा हूं, वो 34% हो गई। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो वो 12 में 18 थी और वो अब 37 हो गई, यानी कि दुगनी हो गई। और बीटेक अब अगर आप थे तो 12 में वो 20% थी और वो बढ़ करके 31% हो गई, 34%। तो अब आप सोचिए, आपने डेटा दिया प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, पर डेटा को लेकर भी हम पर्दादारी क्यों करते हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। दर्शकों की जो राय है वो साझा कर रहे हैं हमसे लगातार, वो आपसे साझा करूंगा। बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, रोजगार मेले लग रहे हैं, नौकरियां अब दी जा रही हैं, चुनाव नजदीक है क्या, ये सवाल तो हमने पूछा। लेकिन प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, उससे ज्यादा गंभीर और सबसे अहम सवाल जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, क्या वो ये है कि हमारे पास असल आंकड़े क्यों नहीं हैं। आप 2012 और 2019 के आंकड़े बता रहे थे। हमारा पैमाना जो था बेरोजगारी को नापने का, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि आप कितना खर्च कर रहे हैं उसके आधार पर अंदाजा या आकलन किया जाता था। वो तो हमने बंद कर दिया। 2018 में 45 साल की सबसे ऊंची बेरोजगारी दर हो गई। वो आंकड़ा कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। आंकड़ों के बिना हम समस्या का हल कैसे निकालेंगे? नहीं संजीव भाई, एक चीज मैं साफ कर दूं, आपने जो आंकड़े जो बंद हो गए हैं, वो जो जारी होने बंद हो गए हैं, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाले हैं। वो सर्वे अब चल रहा है, वो बात आपकी सही है, मगर वो सिर्फ पॉवर्टी और गरीबी के बारे में है। बेरोजगारी वाले नहीं, एक सेकेंड, मैंने 19 के आंकड़े नहीं बताए आपको, माफ करिएगा। मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता था कि कोविड से पहले ही रोजगार बहुत कम सृजित हो रहा था। और 22 मैं आखिरी आंकड़े जो बेरोजगारी, युवा बेरोजगारी के आपको बता रहा था, स्नातक और वो पोस्ट ग्रेजुएट के, वो 22 के आंकड़े हैं, माफ करिएगा। पहली बात, हाँ जी नहीं, आंकड़े आ रहे हैं, ये बात सही नहीं है। वो तो पॉवर्टी नहीं बताना चाहती सरकार। तो मैं वापस आता हूं, और ये ध्यान रहे हमारे भाजपा के साथी को कि मैं रेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप पर लांछन लगा रहे थे कि आप हमको अमीर देशों से तुलना कर रहे हैं। हम वो कुल बेरोजगारी की नहीं बात कर रहे हैं, हम रेट की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, वो स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे कि भाई स्टार्टअप्स बहुत से हो गए तो रोजगार नहीं पैदा हुआ। कौन कह रहा है नहीं रोजगार पैदा हुआ? जाहिर है संगठित क्षेत्र में रोजगार थोड़ा पैदा हो रहा है, मगर असंगठित क्षेत्र की वाट लग गई है, पहली बात। उसके कारण मैं समझा चुका हूं। और संगठित क्षेत्र में भी दिक्कत यह है कि उस रफ्तार से रोजगार नहीं पैदा हो रहा है जिस रफ्तार से लोग काम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के युवा सारे पढ़े लिखे जा रहे हैं। तीसरी बात, किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था सरकार ने 2015 में, 22 तक वो दुगनी क्या, वो बढ़ी तक नहीं है। चौथी बात, हम कटोरा लिए खाने के लिए 60 के दशक में जरूर भी घूमते थे, मगर 70 के दशक में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन हम लाए। हम 80 के दशक में शुरू में ही फूड सरप्लस हो गए थे। नहीं, थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं। वो देखिए, भीख का कटोरा कब ला रहे थे, क्या ला रहे थे। कर्ज की बात करें, 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हमारे देश पर था 2014 में, वो 150 लाख करोड़ के करीब हो गया है। तो ये थोड़ा सा अलहदा हो जाएगा। मैं अब आपसे पॉइंटेड 25 सेकंड में रिस्पांस चाहूंगा। संतोष मेहरोत्रा, बेरोजगारी एक समस्या है,
हल क्या है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं निकलेगा। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल, निगाह में तत्काल हल निकालने के लिए एक बड़ा कदम क्या उठाना चाहिए? क्रिस पान से चाहूंगा। बिल्कुल तत्काल ये कदम उठाना चाहिए कि एमएसएमईज पे क्रेडिट बढ़ाएं। पहली बात, क्रेडिट नहीं बढ़ रहा है। दूसरी बात, 70% हमारी जो एमएसएमईज हैं, लगभग 6.5 करोड़ एमएसएमईज हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो सरकार को पता चलेगा कि ये इकाइयां हैं, इनको पैसा दिया जा सकता है। जो असंगठित क्षेत्र और एमएसएमईज पे आघात किया है सरकार ने 6 ठीक साल है, में, सूक्ष्म लघु और छोटे उद्योगों पर तरजीह देनी होगी। मनोज सिंह काका, तत्काल क्या करना चाहिए सरकारों को? मैं केंद्र और राज्य दोनों की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं थोड़ा सा बस पीछे जाना चाहूंगा विषयांतर में। पूज्य गांधी ने कहा था कि अगर बेरोजगारी को खत्म करना है तो स्थानीय स्तर पर जो हुनरमंद लोग हैं, उनके हुनर के आधार पर रोजगार का सृजन होना चाहिए। सूक्ष्म लघु उद्योग एमएसएमई की जो बात हो रही है, एमएसएमई की क्या बात करेंगे साहब, जब यहाँ लघु और कुटीर उद्योगों को सरकार ने बर्बाद कर दिया। अगर बनारस में आपको बताएं, बनारस, भदोही और इधर के जो 2-3 जिलों में जो हथकरघा उद्योग था, जिससे लाखों लाखों परिवारों का जीवन यापन होता था, उसको सरकार ने बंद कर दिया। तो उस पर ध्यान देना होगा। प्लीज छोटा रखिए, प्लीज छोटा रखिए। माधव आनंद, सरकारों से अलग कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी बात करूं, और आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के तौर तरीकों से परिचित है। कोविड के बाद तो एक अच्छा बहाना मिल गया है डाउन साइजिंग का। हर जगह डाउन साइजिंग हो रही है, तो नौकरी कैसे होंगी? क्या करना चाहिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? संदीप जी, देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो। और मुझे लगता है प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था की जो साइज है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार को निर्धारित करना चाहिए कि प्रदेश के स्तर पे इतने रोजगार सृजन होनी चाहिए और केंद्रीय स्तर पे इतनी होनी चाहिए। टारगेट सेटिंग होनी चाहिए। एक्शन की बात है तो मैं कहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सबसे ज्यादा रोजगार सृजन, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना होगा। वो हमने एक टारगेट भी बनाया था, 25% पुट होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का हमारे सकल घरेलू उत्पाद में। आलोक, प्लीज 20 सेकंड में आपका हल क्या है? देखिए, एमएसएमईज को पहले से ही राहुल गांधी जी ने और तमाम अर्थशास्त्रियों ने कहा कि कोरोना के टाइम में एमएसएमईज को मदद मिलनी चाहिए थी, वो अभी तुरंत मिलनी चाहिए। टैक्सेस घटने चाहिए। टैक्सेस अगर घटेंगे, खासतौर पर इनकम टैक्स के स्लैब में राहत मिलनी चाहिए। सेविंग होगी, सेविंग होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा। सरकारी वैकेंसीज, यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज और डिफेंस जितनी बैलेंस है, तुरंत उसका पिटारा खोलना चाहिए। उसका पिटारा खोलना चाहिए। महेश वर्मा, आपका हल क्या है? देखिए, मैं एक, संदीप भाई, आपके देश और आपके दर्शकों को एक आज सफेद झूठ से पर्दा उठाना चाहूंगा। हल की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में, संसद में ये बात कही थी कि कई ऐसे क्लासिफिकेशन थे। सुन लीजिए, चुनाव की दृष्टि से जो आप कह रहे हैं कि हम रोजगार बांट रहे हैं, ये ऐसा रोजगार नहीं है कि चुनाव के बाद हटा दिए जाएंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल है तो उनको निकाल दिया जाएगा। और जिसके ऊपर संदेह पैदा किया जा रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में भी बोला था और लाल किले की प्राचीर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब यहाँ पर हल खोजने की जब बात आती है तब भी राजनीति, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जब हल खोजने की बात आती है तब भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से गुरेज हम कब करेंगे, और प्राथमिकता तो बनानी होगी। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर या डेमोग्राफिक लायबिलिटी भी बन सकता है। खतरा भी है और चुनौती भी है हमारे सामने। 24 के चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, रोजगार के मेले भी लग रहे हैं, लेकिन दरअसल बेरोजगारी की समस्या का हल क्या है और देश क्या कह रहा है? शांतिलाल हैं पाली राजस्थान से। राज्यों के चुनाव से पहले कहते हैं कि नौकरी देंगे और जीत कर कहते हैं कि हम केंद्र पर निर्भर हैं। ये बिल्कुल सटीक बात कही है। राज्य सरकारों पर बिल्कुल सटीक टिप्पणी। राजेश कुमार शर्मा हैं चंदौली यूपी के। कोई भी पार्टी बेरोजगारी पर गंभीर नहीं है, राष्ट्रीय नीति की जरूरत है, बिल्कुल है। हमारे एक और दर्शक हैं जमशेदपुर झारखंड से, अतिंद्र पाल। निवेश कमाई के लिए हो रहे हैं, रोजगार बढ़ाने के लिए नहीं। ये कॉर्पोरेट जगत की कड़वी हकीकत भी है। और एक और दर्शक राधेश्याम यदुवंशी, मथुरा नगरी से, कृष्ण नगरी से। संगठित और असंगठित क्षेत्र में टारगेट सेट करके रोजगार दें, और ये टारगेट सेट होने चाहिए
और इनकी समीक्षा भी होनी चाहिए, तभी डेमोग्राफिक डिविडेंड बनेगी हमारी युवा शक्ति। मेरे साथ इतना ही।